हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। सो चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो अगर हम बात करें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, तो होते क्या है मेटल्स, होते क्या है नॉन मेटल। हमको पता है आयरन एक मेटल है, सिमिलरली क्लोरीन, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ठीक है। बात आती है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या है। ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं एलिमेंट्स। क्या होते हैं? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होता है? क्वेश्चन आता है एलिमेंट्स क्या होता है। तो एलिमेंट्स हम कोई भी सब्सटेंस को हम एलिमेंट बोल सकते हैं जिसको हम आगे तोड़ ना पाए। जिस सब्सटेंस को हम आगे तोड़ सकते हैं वो जाते हैं हमारे कंपाउंड, वो एलिमेंट नहीं रहते। और जिस सब्सटेंस को हम आगे तोड़ ना पाए वो हमारे बन जाते हैं एलिमेंट्स। ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच कैन नॉट बी broken down further। ठीक है। एग्जाम्पल एक समझते हैं। जैसे हमारे पास है H2, हमारे पास है CO2, हमारे पास है आयरन। ठीक है, लेट्स आयरन। हमारे पास है सोडियम। आयरन का जो एटम लेके चलते हैं, सिर्फ एक एटम करके समझते हैं। देखो यहाँ पास चार सब्सटेंस है। ठीक है। सोडियम है, इसको अगर हम आगे तोड़ना चाहें तो N और A तो अलग होगा नहीं। ऑब्वियसली सोडियम इज सोडियम, है ना। Na होता है। ठीक है। Na क्या सिंबल है सोडियम का, यानी सोडियम जो है वो क्या है, एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि उसको आगे हम तोड़ नहीं सकते। अब आप बोलोगे सर तोड़ सकते हैं, एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। मगर हम एटॉमिक लेवल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जनरल। तो यहाँ पे देखो सोडियम है, इसके साथ कुछ और अटैच नहीं है, कोई और एलिमेंट अटैच नहीं है, कोई और सब्सटेंस अटैच नहीं है, तो इसलिए इसको हम तोड़ नहीं सकते। जिसको हम तोड़ नहीं सकते उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी भी वाटर। वाटर को अगर हम चाहें तोड़ना तो जाएगा 2H प्लस O, है ना। यहाँ पे देखो 2H और वो टूट गया, यानी एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, कंपाउंड है। सिमिलरली अगर CO2 देखी तो जाएगा C प्लस O2, है ना। तो ये भी देखो एक कंपाउंड बन गया, बिकॉज उसको हम आगे तोड़ सकते हैं। आयरन को हम आगे तोड़ नहीं सकते, तो इसलिए क्या बन गया हमारा एलिमेंट। तो एलिमेंट आर दो सब्सटेंस जिसको हम आगे तोड़ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ हाइड्रोजन को आगे तोड़ सकते हैं? नहीं। अब आप बोलोगे तोड़ सकते हैं H और H में, वो तो सेम ही है ना। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही है, दोनों हाइड्रोजन है, सिमिलर टाइप ऑफ एटम से, है ना। जब सिमिलर टाइप ऑफ एटम की बात नहीं कर रहे, डिफरेंट एटम की बात कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन को आगे नहीं तोड़ सकते और ऑक्सीजन को आगे हम नहीं तोड़ सकते, तो ये भी क्या बन गया हमारा एलिमेंट। देखो जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते वो हमारा एलिमेंट बन जाता है। ठीक है। और जिसको आगे तोड़ सकते हैं वो हमारा कंपाउंड। तो वाटर इज अ कंपाउंड बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर एलिमेंट। तो कंपाउंड किससे बनता है? एलिमेंट। यहाँ से हमको समझ में आया कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सिंपल रेशियो। किसी भी रेशियो में अगर हम एलिमेंट को लेते हैं, जैसे आप हम देखें ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1, और सॉरी कार्बन का रेशियो 1 है, ऑक्सीजन का 2 है। यहाँ हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। तो लेकिन उनको सिंपल रेशियो में हमने कंबाइन करेंगे एलिमेंट्स को, तो हमको मिलेगा कंपाउंड। ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको हम आगे तोड़ नहीं सकते। तो दो सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इज कॉल्ड एलिमेंट। लिखा है ना, दो सब्सटेंसेस विच कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर आर कॉल्ड एलिमेंट। जो हम लोग की दुनिया है, अभी तक जो एलिमेंट हमने डिस्कवर किया है, हमने पीरियड टेबल में सबको रखा है। ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स अभी तक हमने डिस्कवर किया उसको हमने पीरियड टेबल में डाला है। ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स हैं पीरियड टेबल में? यानी अभी तक देखो ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ 118 एलिमेंट ही पॉसिबल है, हो सकता है बहुत सारे एलिमेंट और हो, हमको पता नहीं चला। ठीक है। साइंस क्या है? इट इज अ स्टेप बाय स्टेप डिस्कवरी। ये हर एक स्टेप में हमको कुछ नया सीखने को मिलता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी तक हमने कितना डिस्कवर किया है एलिमेंट? अभी तक हमने सिर्फ 118 एलिमेंट डिस्कवर किया। ऐसा नहीं है कि इतने एलिमेंट रहेगा, क्या पता आगे और मिल जाए कोई, है ना। आगे कोई और एलिमेंट मिल जाए, तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देयर आर 100 एलिमेंट्स नॉन टिल डेट। तो अभी तक जो हम लोग को बताया वो पता है 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। अब इसमें से कुछ मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मेटल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स है नॉन मेटल। तो अगर आपको पीरियड टेबल याद होगा तो पीरियड टेबल में पहले दो ग्रुप होते हैं, उसके बाद फिर 10 होते हैं जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। उसके बारे में हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे अभी। उसके बाद होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे बीच में एक नीचे छोटा सा दिया होता है जिसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं।
लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। ये कहाँ होता है? ये लास्ट ग्रुप का होता है एलिमेंट, यहाँ पे जो होता है ना, फर्स्ट एलिमेंट के बाद की जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम यहाँ रख देते हैं। क्यों? क्योंकि जगह कम पड़ रही थी यहाँ पे, एलिमेंट को अलग से रख दिया। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना। जैसे आपको अगर याद होगा तो हाइड्रोजन होता है, फिर हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम एंड सो। ठीक है, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, ऐसे एलिमेंट है। इसके बाद फिर बात आती है अगले ग्रुप में, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, जी। ठीक है, तो ये सब एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे फर्दर जितने भी हैं सबके सब एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम होता है यहाँ पे, कार्बन एंड सो ऑन, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे इस ग्रुप में। पहले एलिमेंट्स बात कर रहे हैं, ठीक है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। देखो हम पीरियड टेबल की हेल्प से समझ रहे हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। उसी में हम देखेंगे यहाँ से। देखो ये एलिमेंट समझने का हमारा मीनिंग क्या है? एलिमेंट्स हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमको समझना है मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये सब प्रॉपर्टीज में यूज होंगे, ठीक है। इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम नीचे होता है इसकी, कार्बन नीचे सिलिकॉन होता है, एंड सो नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, है ना, क्लोरीन, सही होता है। अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे पीरियड टेबल, क्योंकि पीरियड टेबल आपके सिलेबस से हटाए, सिर्फ समझने के लिए पर्पज से हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं सारे मेटल्स। यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकल सब कुछ यहीं पे प्लेस होते हैं। ठीक है, ये होते हैं मेटल्स। अगर हम देखें तो कार्बन सिलिकॉन के नीचे से एक ग्रुप जाती है हमारी, ठीक है, ऐसे देखो, इसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, ठीक है। सेमी कंडक्टर बोलते हैं या तो मेटलॉइड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस ये जो लेयर है, ये जिगजैग जो पैटर्न दिख रहा है आपको, ये इस साइड के एलिमेंट को अलग करता है, इस साइड के एलिमेंट को अलग करता है। अब इस जो ये जो जिगजैग वाली लेयर है इसकी सेमी कंडक्टर, इसकी इस तरफ जितने भी एलिमेंट है, इस तरफ जितने भी एलिमेंट है, इसके इस तरफ में जितने भी एलिमेंट है, दे आर मेटल्स। इसके इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स है वो है नॉन मेटल्स। और जो ये जिगजैग है ये है मेटलॉइड। आपको पता है जैसे बोलते हैं ना आजकल नैनो टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर चिप्स, है ना, तो वो सेमीकंडक्टर की चिप्स होती है वो सिलिकॉन से ही बनती है ज़्यादातर। ठीक है, सिलिकॉन। जितने भी हमारे मोबाइल में प्रोसेसर हैं, इंटेल बेस्ड कंपनी जो होती है या जो बड़ी बड़ी प्रोसेसर में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सबके सब क्या करती है, इसी सिलिकॉन बनी बेस मतलब मैन्युफैक्चर करती है चिप, सिलिकॉन चिप बोलते हैं, जिसको हम सेमीकंडक्टर चिप बोलते हैं। सेमीकंडक्टर यही होते हैं जो मेटल्स भी ना हो, नॉन मेटल्स भी ना हो, इनके बीच की प्रॉपर्टी रखते हो। देखो ये पूरी तरह से नॉन मेटल भी नहीं है, ये पूरी तरह से मेटल भी नहीं है, बीच के, तो तुम बोलते हैं मेटलॉइड। ठीक है। फिलहाल के लिए इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं आएंगे, हम सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स पे रहते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? देखो अब इस ग्रुप पे देखो, इतने इतने सारे एलिमेंट्स, इस ग्रुप के सिर्फ जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे, ठीक है, ये सारे के सारे, है ना, क्या है, ये सारे के सारे मेटल्स है। इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे, ये नॉन मेटल, और ये बचा हुआ बीच में लेयर, ये हो गया आपका मेटलॉइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको पता है एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, और क्या बोलते हैं आपका, सॉरी, मेटल्स बहुत ज़्यादा है, नॉन मेटल बहुत कम। अगर इस पीरियड टेबल के हिसाब से देखें तो हम बोल सकते हैं मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अगर हम इसको बात करें, एक तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम अप्रोक्सीमेटली बात करें तो देर आर 90 elements, there are 90 metals, 22 non-metals and 6 metalloids। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने हैं? 90 मेटल्स, यानी देखो मेटल्स बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल। नॉन मेटल कितने हैं? 22 है, एंड मेटलॉइड कितने हैं? 6 है। तो ये होता है हमारा कहानी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें बात करें मेटल्स क्या होता है, तो व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स क्या होते हैं? दीज आर सब्सटेंस, दीज आर lustrous conducting substance that can conduct heat and electricity
and produce can be converted into thin wire। तो देखो ऐसे कोई मेटल्स की डेफिनेशन नहीं बन सकती, मेटल्स तो बहुत 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 वास्ट डेफिनेशन, मेटल्स के तो ऊपर पूरा एक चैप्टर बनता है, तो एक डेफिनेशन कैसे मेटल्स को एक्सप्लेन कर सकती है। मगर फिर भी अगर हम छोटा सा देखना चाहें मेटल्स के बारे में तो लिखते हैं दे आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब वो चमकते हैं, मेटल्स से ज़्यादातर चमकते हैं, नॉन मेटल्स नहीं चमकते हैं, है ना। मेटल्स ज़्यादातर चमकते हैं, नॉन मेटल्स नहीं चमकते। जैसे हम ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन गैस को देखिए आसपास में, मगर वो चमक रही है क्या? नहीं चमक रही। अगर हम क्लोरीन को देखें, नहीं चमक रही है। अगर बात करें आयोडीन या तो डायमंड, ये नॉन मेटल होते हैं मगर ये चमकते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन होंगे जिस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि बोर्ड जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है एक्सेप्शन से, ठीक है। तो एक्सेप्शन के बारे में हम समझेंगे कि कौन कौन से एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? लश्चरस होते हैं, चमकते हैं, कंडक्टिंग होते हैं, इनके थ्रू बिजली और वगैरह पास कर सकती है। जैसे कि ये क्या कनेक्ट करते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैं बर्तन में खाना बनाया है, इसमें क्या होता है? हम हीट पास करेंगे तो खाना गर्म होता है, यानी हीट को वो पास कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मेटल्स। इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम लोग वायर यूज करते हैं, वो क्या होती है? मेटल्स होती है, उससे बिजली पास हो सकती है। और हम बात करें नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स की sorry, these are substance that cannot conduct electricity and cannot be converted into wire or sheet, ठीक है। तो ये सब्सटेंस क्या होते हैं? कंडक्टिंग नहीं होते, इनके थ्रू बिजली पास नहीं कर सकती, ना हीट पास कर सकती है, और ये क्या है? इनको हम शीट या तो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जो डेफिनेशन बनाने के लिए हमको प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी रहेगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो सब प्रॉपर्टीज होती है जो एक्चुअली में हम अपने 5 सेंसेस का यूज करके समझते हैं। जैसे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख के नहीं बता सकते कि केमिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं है ना। सारी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी सारी केमिकल रिएक्शन को हम देख के बता सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम देख के, छू के, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सूंघ के, टच करके, देख के, सुन के, या तो उसके बाद क्या टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे समझते हैं, देखो हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो यहाँ हम लिख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे इसके मेटल्स के लिए और ये नॉन मेटल्स के लिए, ठीक है। ये है मेटल्स के लिए, ये है नॉन मेटल्स के लिए। पहली प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिंग या कंडक्शन, ठीक। पहली प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। दूसरी होती है डक्टिलिटी, तीसरी होती है मेलेबिलिटी, चौथी होती है सोनोरस, पांचवी होती है सॉरी सोनोरस फ्लशरस, छठी होती है डेंसिटी, सातवीं होती है फिजिकल स्टेट, आठवीं होती है हार्डनेस, ठीक है। तो चलो 8 प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। देखो पहला होता है कंडक्शन। कंडक्शन मतलब बिजली को या तो हीट को अपने थ्रू पास करने देना। आपको पता है मेटल्स अगर हम लेते हैं, चाहे वो वायर है, आपको पता है वायर जो हमारे घर में यूज होती है वो क्या है? मेटल्स है, चाहे वो एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, आयरन हो, जो भी हो, उससे क्या होता है? बिजली पास कर सकती है, इन सबसे बिजली पास कर सकती है। बात करें नॉन मेटल्स की, ऑक्सीजन से बिजली पास नहीं कर सकती, क्लोरीन से बिजली पास नहीं कर सकती, नाइट्रोजन से बिजली पास नहीं कर सकती, कार्बन से बिजली पास नहीं कर सकती। तो क्या है? ये कनेक्ट करते हैं बिजली को, नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करते। तो क्या लिखते हैं? दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करते हैं? कंडक्ट करते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अरे फिजिकल प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं बनते, मगर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं एक्सेप्शन के, ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो एक्सेप्शन होता है ना उसकी पूछ लेगा कि इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन क्या है, तो ना क्वेश्चन आपको बुक में दिए भी हुए हैं, या फिजिकल प्रॉपर्टी से छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। तो पहला है कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मल क्या है? दे डोंट, ये कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। मगर बात आती है एक्सेप्शन की,
ये एग्जाम्पल नहीं है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब कौन है, मतलब होता है ना कोई एक्सेप्शन, तो वैसे यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब ये है तो नॉन मेटल्स, मगर ये बिजली कंडक्ट करेगा। कौन होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब जो आपकी पेंसिल की लीड होती है जिससे आप लिखते हैं वो जो है वो नॉन मेटल होती है। किससे बनती है, वो कार्बन से बनती है ना, वो कार्बन की कंपाउंड है, कार्बन का एलोट्रॉप से, है ना, मतलब पूरे कार्बन से बनी हुई है ग्रेफाइट। तो है तो कार्बन वो, मगर वो बिजली कनेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए वो एक्सेप्शन होगी। बात करें बाकी वो कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ना ऑक्सीजन कर सकता है ना कार्बन कर सकता है, मगर ग्रेफाइट कर सकता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कौन कौन ऐसा है जो बिजली कनेक्ट कर सकता है या जिसके अंदर कोई ना कोई एक्सेप्शन है, ठीक है। दूसरा आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब होता है इसको हम इजीली वायर के फॉर्म में चेंज कर सकें, ठीक है। तो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर। इनको हम वायर बना सकते हैं इनका, है ना। हम ना मेटल्स को पिघला के इसको हम चेंज कर सकते हैं इनटू फॉर्म ऑफ मेटल, सॉरी वायर, वायर की फॉर्म में रख सकते हैं। इवन जो हमारे घर में जितनी भी तार है उसको हम कैसे बनाते हैं, वायर, क्योंकि वो मेलेबल है इसलिए, तो सॉरी डक्टाइल है इसलिए, तो वो वायर बन जाती है ना। तो वायर मतलब डक्टिलिटी होती है मेटल्स, मेटल्स को हम इजीली वायर बना सकते हैं, ठीक है। इसे आती है मेलेबल सॉरी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स दे आर नॉन डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होती, इनको हम वायर के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। आती है मेलेबिलिटी, इसे मतलब होता है इनको हम शीट के फॉर्म में बना सकते हैं। शीट मतलब प्लेट्स, जैसे आप देखा ना आपके घर में एल्युमिनियम जो आता है, एल्युमिनियम का शीट आती है ना, एल्युमिनियम रैप बोलते हैं, जिसमें आप खाना अपना गर्म करके उसको पैक करने के लगते हैं। उसमें क्या है, वो एक्चुअली में एक शीट है ना, चाहे हमारे घर की प्लेट्स हैं, है ना, मतलब क्या है एक्चुअली में उसमें क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसको शीट में। मगर आप चाहो ऑक्सीजन रखो और ऑक्सीजन को शीट बना लो, तो नहीं, ऑक्सीजन नहीं बन सकती शीट, या कार्बन को बना लो, ये क्या होते हैं ये सबको हम शीट नहीं बना सकते, मगर मेटल्स का बना सकते हैं, चाहे वो एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, जिंक हो, या कोई भी मेटल हो, उसको हम पीट पीट के एक शीट के फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है। तो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। इनका हम थिन शीट बना सकते हैं। ये क्या होता है, दे आर नॉन मेलेबल, दे आर नॉन मेलेबल, इनको हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सोनोरस मतलब होता है चमक, सॉरी जो आवाज करे, जब हम उसको बीट करें, उसको जब हम ठोके, जब उसको मारे पीटे, तो क्या हो, वो आवाज करे, ठीक है। जैसे अगर हम देखें सोनोरस में, तो दे आर सोनोरस, या हम लिखते हैं दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन बीटेड। जब इनको मारते हैं हम, तो क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपको अगर याद होगा, मंदिर का घंटा जो होता है, मंदिर में जो घंटा लगा होता है, उसको जब हम हिलाते हैं या उसको जब हम टकराते हैं दोनों मेटल्स को आपस में, तो कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड, है ना। मगर नॉन मेटल्स में क्या है, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन जैसे मान लो हवा तेज से आई, दूसरी हवा से टकराई, तो वहाँ से कोई साउंड नहीं आ रहा। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से टकरा रही है तो आवाज़ नहीं आ रही, ये कार्बन कार्बन को टकरा रहे हैं तो आवाज़ नहीं आ रही, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये दे आर नॉन सोनोरस, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ये आता है लश्करस, ये जो है चमकते हैं, ठीक है। इसको जब हम रखते कहीं नॉर्मली चमकते हैं, जैसे मेटल का लोहा, लोहा चमकता है ना, गोल्ड चमकता है, सिल्वर चमकता है, एल्युमिनियम चमकता है, जब उसको हल्का सा भी लाइट आएगी तो ये चमकेगा, है ना। तो दे आर शाइनिंग, ये चमकते हैं, शाइन करते हैं। नॉन मेटल्स दे आर नॉट शाइनिंग, ये शाइन नहीं करते, मगर फिर भी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन होता है कुछ नॉन मेटल होते हैं जो शाइन करते हैं। कौन कौन से होते हैं, आयोडीन एंड डायमंड सॉरी, तो आयोडीन होता है और डायमंड होता है, तो ये क्या करते हैं, शाइन करते हैं। जो आपके नमक में है ना आयोडीन, तो वो जो आयोडीन होता है नॉन मेटल है, ठीक है, वो क्या करता है, वो चमकता है ना। आयोडीन जो होता है 17 ग्रुप का एलिमेंट है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के नीचे आता है आयोडीन, ठीक है। वो चमकता है, ब्लैक कलर का हल्का होता है, वो चमकता है, ठीक है। और डायमंड तो आपने देखा ही होगा टीवी में या तो ऐसे जनरली सामने से, डायमंड क्या होता है, चमकता है। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी मतलब होता है कि कोई कितना ज़्यादा गाढ़ा है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो डेंसिटी मतलब होता है गाढ़ा। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेके समझे सॉरी एक एग्जाम्पल लेके समझे, तो अगर हमारे पास एक गिलास पानी है
यहाँ पे भी 1 गिलास पानी है, हमने एक में 1 चम्मच चीनी ऐड किया और एक में हमने बहुत ज़्यादा चीनी ऐड कर दिया, इतना कि वो चाशनी बन गया है, यानी लगभग मान लो 50-60 ग्राम चीनी हमने ऐड कर दिया, है ना। तो कौन ज़्यादा गाढ़ा है, जिसमें चीनी ज़्यादा है, यानी जो चाशनी की तरह है ना, जो सिरप बन गया है, और जो नॉर्मल है एकदम 1 चम्मच चीनी वाला, वो कम गाढ़ा है। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा गाढ़ा है ना। तो बोलते जो जितना ज़्यादा घना है, जो जितना ज़्यादा गाढ़ा है, उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हम बात करें शहद और पानी में से डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, शहद की डेंसिटी ज़्यादा है, पानी की कम, ठीक है। जैसे हम बात करें मेटल्स और नॉन मेटल्स में, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, अगर आप उसको सेम अमाउंट, जैसे 1 गिलास आपने शहद पकड़ा, 1 गिलास आपने पानी पकड़ा, और 1 गिलास आपने केरोसिन या पेट्रोल पकड़ा, ठीक है। किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ग्लास की, शहद की डेंसिटी ज़्यादा है, तो 1 गिलास शहद आपको ज़्यादा भारी लगेगा, 1 गिलास पानी आपको हल्का कम लगेगा, और 1 गिलास पेट्रोल आपको और हल्का कम लगेगा, तो पेट्रोल की डेंसिटी और कम होती है, पानी से भी कम होती है ना। तो आप हम देख सकते हैं जिसकी डेंसिटी जितनी कम वो उतना ही हल्का लगेगा। तो अगर हम एक तरफ ऑक्सीजन उठाएं, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन को भी इसको उठा रहे हैं, ये हमको पता नहीं चल रहा, और एक तरफ मेटल उठा रहे लोहा, तो वो ज़्यादा भारी लगेगा क्योंकि वो ज़्यादा घना है, उसकी छोटे से अमाउंट में। देखो हम बात करें नॉन मेटल्स की, यहाँ पे इनके अंदर कम पार्टिकल्स होते हैं, कम एटम्स होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं। मेटल्स के केस में, मेटल्स में बहुत ज़्यादा एटम होते हैं और नॉन मेटल में कम एटम्स होते हैं। तो कौन ज़्यादा गाढ़ा है, ऑब्वियसली नॉन मेटल्स, है ना। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा घने होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो ये क्या है, दे आर डेंस, ये क्या होते हैं, डेंस होते हैं, घने होते हैं, ठीक है। इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और इनकी डेंसिटी कम होती है। दे हैव लो डेंसिटी, ठीक है। अगेन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कौन है, डायमंड। डायमंड क्या होता है, डायमंड बहुत ज़्यादा डेंस होता है, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है वो बहुत हार्ड भी होता है, वो कटता भी नहीं है, यानी वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसके बीच में बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है ना, और वो ज़्यादा डेंस भी होता है, अगर उसको उठाएंगे हम तो वो भारी लगेगा, ठीक है। तो इसके एक्सप्लेन क्या है, डायमंड, डायमंड बहुत ज़्यादा भारी होता है। अगर आप देखो डायमंड काफ़ी जगह एक्सेप्शन की तरह आ रहे हैं, ठीक है। इसके बात करें फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब कि अगर हम देखें कि वो कैसे, रूम टेम्परेचर, हम बात करें रूम टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर, ठीक है, यानी रूम टेम्परेचर में वो कैसे है। तो फिजिकल स्टेट में क्या होता है, फिजिकल स्टेट मतलब स्टेट जानते हैं ना, मेटल के स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये रूम टेम्परेचर में कैसे हैं, तो मेटल देखो, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, हायर टेम्परेचर पे नहीं, जैसे अगर मान लो हमने लोहा को पिघला दिया तो वो तो लिक्विड बन जाएगा, मगर वो कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा, या 800 डिग्री से 1100 डिग्री तक की बात होती है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, तो उतने हायर टेम्परेचर पे वो पिघल जाते हैं। मगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, जिस कंडीशन में हम जनरली हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेटल्स जो होते हैं, लोहा हो, सोडियम हो, या जो भी हो, वो क्या होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। सो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन होता है एक, कौन, मरकरी। मरकरी आपने देखा होगा, ये लिक्विड होता है, मेटेरियल होता है मगर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो दे आर सॉलिड, ये लिक्विड होता है। नॉन मेटल्स बात करें, सो दे आर मोस्टली लिक्विड एंड गैस, ये जनरली लिक्विड और गैस होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल जनरली लिक्विड या गैस फॉर्म में होते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, जितने भी नॉन मेटल्स हैं सब क्या है, गैसेस हैं, या तो लिक्विड है। जैसे लिक्विड में हम बात करें तो आपका आता है ऑक्सीजन, थोड़ा सा डेंसर फॉर्म में सॉरी लिक्विड की तरह बिहेव करता है, और भी लिक्विड्स होते हैं बहुत सारे ना। मगर जब हम बात करते हैं इसकी नॉन मेटल्स की, तो ये कहते हैं लिक्विड और गैस में होते हैं, इसमें एक्सेप्शन होता है। अगेन डायमंड हो गया, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर, ठीक है। हार्डनेस की बात करें तो दे आर हार्ड, ये हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब कठोर, ठोस, यानी इनको हम दबा नहीं सकते, इनको दबा के हम शेप चेंज नहीं कर सकते, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको दबा के चाहें कि इसको हम शेप चेंज कर लें तो नहीं। जैसे अगर हम बात करें क्ले की, क्ले मिट्टी होती है, उसको अगर हम दबाएंगे तो वो अपना शेप चेंज कर लेगी, यानी वो हार्ड है नहीं, सॉफ्ट है। यहाँ पे मेटल्स को अगर हम चाहें दबा के ऐसे चेंज कर दे उसका शेप, तो नहीं होगा, तो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना। एक्सेप्शन होता है इसमें, सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये एक्सेप्शन होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि इनको अगर हम चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं, सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल को हम चाकू से भी काट सकते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करें नॉन मेटल की, तो दे आर सॉफ्ट, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होता है। अगेन एक्सेप्शन,
डायमंड, डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। डायमंड इतना हार्ड होता है, इवन कुछ मेटल्स को भी काटने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायमंड यूज करते हैं। डायमंड इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पे मॉडर्न वेपन्स बनते हैं या तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज बनती है, तो वहाँ पे ना डायमंड मेटल्स को शेप में काटने के लिए ना, जैसे कोई भी मेटल्स है, लोहा या जो भी है, उसको शेप में काटने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, डायमंड ब्लेडेड का। डायमंड्स की ब्लेड होती है जो शेप परफेक्ट शेप में काटती है, चाहे वो ग्लास हो चाहे मेटल, यानी इतना हार्ड होता है। ठीक है, अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में कंपेयर करें तो डायमंड सबसे दुनिया का हार्डेस्ट मेटल है, यानी इतना स्ट्रॉन्ग है, इवन ये मेटल से भी ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसलिए एक्सेप्शन है। ठीक है, बाकी ये देखो इस इतने पूरे के पूरे टॉपिक में मैंने कवर कर लिया पूरा पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी पूरा का पूरा जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टीज था मैंने सब कवर कर लिया इस टेबल के फॉर्म में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा है, आप समझ गए होंगे, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो इसके बाद अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी, एक्सेप्शन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आता है एग्जाम में। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी फिजिकल तो हम सेंस से यूज कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हमको उसको एक्चुअली में एटॉमिक लेवल पे देखना पड़ेगा, या तो उसका हम रिएक्शन करा के जान सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स साथ में। ठीक है, देखो टेबल के फॉर्म में हम लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाएगा, टेबल के फॉर्म में याद जल्दी होता है और याद लंबे टाइम तक याद भी रहता है। ठीक है, अगर ऐसे आप चाहे पढ़ सकते हैं। पहला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो अभी अगर हम आपको याद हो तो यहाँ पे कार्बन था, ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है। इसी आगे जितने भी थे, यानी जो था ना पीरियोडिक टेबल में ऐसे जिगजैग चेन, कार्बन और सिलिकॉन के नीचे से स्टार्ट हुई थी, तो कार्बन और सिलिकॉन के इस तरफ वाले जो होते हैं, कार्बन और सिलिकॉन के इस तरफ वाले जितने भी होते हैं वो होते थे मेटल्स, इस तरफ वाले नॉन मेटल्स। यानी 3 से पहले 4 से पहले क्या आता है, 3 2 1, 4 के बाद 5 6 7। ठीक है, 8 को हम नहीं, क्योंकि 8 इनर्ट होता है, इनर्ट गैसेस जितनी भी होती है वो रिएक्शन नहीं करती है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या है, एकदम कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं होती है। यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, है ना, यहाँ मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह। ठीक है, यहाँ पे था एल्युमिनियम, बोरॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, यहाँ पे था कार्बन, जिसको हमको पढ़ना नहीं, ठीक है, क्योंकि हम नॉन मेटल्स मेटल्स और नॉन मेटल्स कंपेयर करें, तो कार्बन क्या है, एक मेटलॉइड या सेमीकंडक्टर, इसको हमको नहीं पढ़ना। इसके बाद आता है नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, ये वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ये ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह, है ना। ठीक है, तो ये हमारा कुछ टेबल, जैसे हम एग्जाम्पल लें सोडियम, यहाँ सोडियम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ क्लोरीन का एग्जाम्पल लें, ये मेटल या नॉन मेटल। अगेन अगर एग्जाम्पल लें कैल्शियम का और ऑक्सीजन का, देखो ये मेटल ये नॉन मेटल। और अगर एग्जाम्पल ले एल्युमिनियम का और ऑक्सीजन का, ठीक है, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, चाहे जितने भी मेटल्स हों चाहे जितने भी नॉन मेटल, जिससे रिएक्ट करा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अरे वो या क्लोरीन ले लो, चलो या फ्लोरीन ले लो, ठीक है, क्लोरीन ले लो, नए मेटल्स और नॉन मेटल्स। अगर यहाँ पे सोडियम जो है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, इसके हम देखें 11 एटॉमिक नंबर होता है, 11 मतलब 11 एटॉमिक नंबर, यानी 2 फर्स्ट शेल में होगा, 8 अगले शेल में, देन 1 बचेगा लास्ट शेल में। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अभी इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, क्योंकि देखो ये चाहे इलेक्ट्रॉन ले या तो दे, इसको इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। ठीक है, जैसे मान लो सोडियम के पास ऑप्शन है, हमने पढ़ा है ना कि इसको बैलेंस होने के लिए, सोडियम को अपना स्टेबिलिटी के लिए, अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपने आखिरी शेल में कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो वो कैसे अचीव कर सकता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो देखो ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितना बचा 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में, या अगर 7 ले लिया तो 7 और 1 8, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मगर अगर हम बात करें एनर्जी की, तो सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा उसकी एनर्जी कम लगेगी, और 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, है ना। अगर 1 इलेक्ट्रॉन देने में 1 जूल की एनर्जी लग रही है, तो 7 इलेक्ट्रॉन देने में 7 जूल की, और 1 इलेक्ट्रॉन देने में 1 जूल की एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास ऑप्शन है कि 1 इलेक्ट्रॉन देके 1 जूल की एनर्जी यूज कर ले, या 7 इलेक्ट्रॉन लेके 7 जूल की एनर्जी वेस्ट कर दे, है ना। तो देखो अगर हम हमारी बात हमारे खुद के भी, अगर हमको खुद को भी कुछ होता है काम जिसमें हमारी कम मेहनत लगती है, तो हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जिसमें हमारी ज़्यादा मेहनत लगती है उसको हम कम प्रेफरेंस देते हैं, है ना। तो वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी अपनी स्टेबिलिटी करेगा, 1 जूल की एनर्जी वेस्ट करके 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, और 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ठीक है, देखो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो बन जाएगा Na प्लस Cl माइनस,
और फिर इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी और ये बना लेंगे Na। देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये पॉजिटिव बन गया। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये इसने देखो नेगेटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव हो गया। इसने नेगेटिव चार्ज दिया तो नेगेटिव हो गया, तो प्लस माइनस। अब इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगी और ये लोग एक आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इसके बाद ये ऑप्शन है कैल्शियम के पास, देखो या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो 6 ले ले, ये दो दे देगा। ऑक्सीजन के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 6 है इसके पास, 2 चाहिए इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने। ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये बना लेगा Ca+ या Ca2+ और O2-, तो ये बना लेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम और क्लोरीन, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा वाला क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और तीसरा वाला क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, ये तीनों 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अभी क्या बना लेंगे AlCl, है ना। तो ये ऐसी बॉन्डिंग होती है। तो अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो ये है हमारा नॉन मेटल्स, तो सॉरी मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स ये सब जितने मेटल्स हैं उनकी वैलेंसी कितनी, देखो या उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है या 2 होता है या तो 3 हो सकते हैं, यानी उनके पास जनरली 4 से लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, लेस देन 2। जनरली इनके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन मेटल के पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास होते हैं मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन। इनके पास लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा अगली प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो होती है आयन टाइप। आयन टाइप कि इनका आयंस कैसा बनता है, ठीक है, इनका आयंस कैसा बनता है। देखो कैटायन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं कैटायन, एनायन हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कैटायन पॉजिटिव चार्ज को, एनायन नेगेटिव चार्ज को। याद रखने तरीके देखो, ये है Ca कैटायन, CAT आयन, ठीक है, और एनायन के लिए AN आयन। ठीक है, देखो यहाँ पे कैटायन में क्या है, पॉजिटिव है। कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एनायन में देखो N है, N फॉर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है। आयंस क्या होते हैं, आयंस हम किसी भी एलिमेंट को बोल सकते हैं। देखो जैसे हम अगर बोलेंगे कि देखो ये सोडियम है, ये सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम के पास पूरा वैलेंसी मतलब एकदम पूरी है, जितना था ये ओरिजिनल है। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, देखो इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये Na+ बन गया। तो यहाँ पे अगर हम बोले तो ये क्या है, सोडियम, और ये क्या है, सोडियम आयन। क्यों, क्योंकि इस पर चार्ज है। तो जिस भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसी को हम बोलते हैं आयन। ठीक है, यहाँ पे आयन टाइप की बात कर रहे हैं तो मेटल से करते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन देते हैं। देखो मेटल सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये कैटायन होते हैं, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। देखो यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन दे दिया, पॉजिटिव बन गया, कैल्शियम इलेक्ट्रॉन दे दिया, पॉजिटिव बन गया, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन दे दिया, पॉजिटिव बन गया। तो जो भी इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो लिख सकते हो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आयन टाइप क्या होता है, इनका कैटायन होता है, इनका एनायन होता है। ठीक है, अगर इनका ऑक्साइड टाइप की बात करें, ऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है। ठीक है, तो देखो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Na2। याद होगा, ये तो पता है लास्ट वीडियो में कैसे बैलेंस करते हैं। तो Na2O, तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, NaO2, Na2O, ये रिएक्ट करेगा पानी के साथ और बनाएगा NaOH। ठीक है, NaOH बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 2 डालोगे तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यह NaOH बन रहा है। तो सोडियम ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके बनाता है NaOH, और NaOH हमने पढ़ा था एसिड बेसिस चैप्टर में कि NaOH क्या होता है, बेस होता है। सो इनका ऑक्साइड टाइप क्या होता है, मेटल्स का बेसिस, दे फॉर्म बेसिस, दे फॉर्म बेसिस। जनरली बात करें वो कुछ नॉन मेटल होते हैं जैसे नाइट्रोजन है ना, ये भी बेस बनाता है। तो जरूरी नहीं कि सारे मेटल बनाए, मगर ज्यादातर केस में, ऑलमोस्ट 99% केसेस में जो मेटल्स होते हैं वही बेसिस बनाते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। तो दे फॉर्म बेसिस, है ना, इस एग्जांपल NaOH, है ना, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब बेसिस बनाते हैं। अगर हम बात करें इनकी, सॉरी, ठीक है, नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में क्या है, देखो Cl O और Cl जब मिलेगा क्या बनाएगा, ये बैलेंस कर लेना अपना, हमसे बिना कहीं बैलेंस बताया OCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनना है, OCl2। जब इनको फर्दर पानी से रिएक्ट कराएंगे तो बनाएगा HCl। ठीक है,
HCl बनाएगा। तो HCl क्या है? एसिड्स। तो जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, जनरली क्या बनाते हैं, एसिड। चाहे वो HCl हो, नाइट्रोजन बनाएगा HNO3, है ना, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो हम बात कर रहे हैं सल्फर की, तो बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। देखो इसे H2SO4, ये ऑक्साइड किसका है, सल्फर का। तो क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, ऑक्साइड नाइट्रोजन का, तो बना रहा है नाइट्रिक एसिड। तो ये सब क्या है, एसिड है ना। तो दे फॉर्म एसिडिक या एसिड्स, दे फॉर्म एसिड। इनका ऑक्साइड क्या बनाता है, एसिड बनाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेचर की, ठीक है, नेचर कैसा होता है ना, चार्ज नेचर की, इनका चार्ज का नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो देखो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं क्या बनता है, पॉजिटिव, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाले एलिमेंट है उनको बोलते हैं पॉजिटिव एलिमेंट, बता था कैटायन पॉजिटिव, तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो जाते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ये हो जाते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। इसको मिटा देते हैं। और अगला है दे आर, सॉरी पहले प्रॉपर्टीज तो लिख लो। प्रॉपर्टीज क्या होगी, डोनर और एक्सेप्टर। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं कि एक्सेप्टर होते हैं। देखो मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं जनरली, है ना। मेटल्स क्या करते हैं, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देगा, याद है ना, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन देता था, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता था, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल की बात करें तो दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। इसी फॉर्म में याद करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कितनी होती है, 4 से कम, 4 से ज्यादा। आयन टाइप क्या होते हैं, कैटायन होते हैं, एनायन होते हैं। ऑक्साइड टाइप क्या होता है, दे फॉर्म बेसिस, दे फॉर्म एसिड। चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं कि डोनर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं मेटल। इसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शंस की, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, पानी के साथ मेटल कैसा रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ याद रखने की जरूरत है ही नहीं। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, तो केमिस्ट्री में रिएक्शन तो आएगी। तो रिएक्शन कितने आते हैं, एसिड बेसिस में रिएक्शन है, उससे पहले चैप्टर में रिएक्शन है, इसमें भी रिएक्शन है ना। फर्दर कार्बोनेट कंपाउंड में भी रिएक्शन है, इथेनॉल वाली और इथेनॉइक एसिड वाली। तो कितना रिएक्शन याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या करो, रिएक्शन समझ लो। देखो जैसे यहाँ पे रिएक्शन है मेटल का, मेटल का एग्जाम्पल याद ही होगा Na, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाटर, वाटर क्या होता है H2, ठीक है। अब वाटर देखो, सोडियम क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, को पता है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ये किस पर अटैक करेगा, सोडियम ऑक्सीजन पे, बिकॉज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक दूसरे को अटैक करते हैं। हाइड्रोजन तो क्या है, ये एक नॉन मेटल है, मगर इसकी वैलेंस क्या होती है 1, और ये जनरली इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं, यानी हाइड्रोजन देना पसंद करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें H2 है, O है, तो देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का माइनस, सोडियम मेटल से, मेटल सारे प्लस चार्ज करते थे। Na प्लस के पास नहीं जाएगा, हाइड्रोजन के पास नहीं जाएगा, किस पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, यहाँ बनाएगा Na, ठीक है। अब बैलेंस करना था आपको, रिएक्शन लिखना था ना, Na वो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, सोडियम के बाद, तो ये Na2 हो जाएगा, ये होगा हो जाएगा Na2। अब बच्चा क्या, यहाँ पे देखो Na हो गया, O हो गया, बच्चा क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पे जाएगा H2। बैलेंस करो रिएक्शन को, देखो Na यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 हो गया, ठीक है। Na यहाँ 2 है, यहाँ 2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ये ऑक्सीजन 1 ही है, तो ऑक्सीजन 1 हो गया, और हाइड्रोजन 2 है, 2, ठीक है। तो बैलेंस हो गया। इस तरह और रिएक्शन लेकर आप दूसरी रिएक्शन लें तो देख सकते हैं हम लोग एल्युमिनियम वाला। तो एल्युमिनियम है प्लस H2
है ना। अगेन ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, एल्यूमिनियम पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे होगा एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की 3। अभी याद करना पड़ेगा वैलेंसी याद करना पड़ेगा, रिएक्शन लिखना है खुद से, तो ये Al2 हो जाएगा और O3, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का जाएगा और ऑक्सीजन Al2O3, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन निकलेगा। अब देखो एक चीज याद रखना कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल जनरली होते हैं वो ना आयनिक मतलब अपनी बॉन्डेड फॉर्म में रहते हैं, डुप्लेट के फॉर्म में रहते हैं, वो पता है ऐसे बॉन्ड लगे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं लिखते हैं एल्यूमिनियम 2 होता है, सोडियम अकेले रहना पसंद करता है, ठीक है, मगर एल्यूमिनियम जो होता है ये ऐसे रहता है, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम है, अगर चाहो तो ऐसे लिखोगे, तो एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 3 डाल दिया, ठीक है, तो ये हो गया 3। H2 कितना हो गया, H2 कितने हैं, 3, तो H2 मिल जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस, जब भी हम मेटल्स को रिएक्ट कराते हैं पानी के साथ, दोनों को क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, है ना। तो यहाँ पे देखो एक और चीज याद रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है, कौन एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो सोडियम देखो, अगर बुक में रिएक्टिविटी इंडेक्स दिया हुआ है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो रिएक्टिव यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ऊपर रहता है, सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट नीचे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सोडियम काफी ज्यादा रिएक्टिव है ना, सोडियम काफी ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करता है, ये जो सोडियम ऑक्साइड बना है ना, ये फर्दर पानी से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ये फर्दर पानी से रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, NaOH, ठीक है। तो ये क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये हम आगे हम सीखेंगे, अभी रिएक्टिविटी सीरीज जब बात करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि सोडियम जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए फर्दर आगे रिएक्ट कर लेता है। और वहाँ पे एल्यूमिनियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है नहीं, एल्यूमिनियम काफी नीचे है, सोडियम काफी ऊपर है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करते हैं, NaOH बना देते हैं फर्दर रिएक्शन करके, ठीक है। मगर आपका एल्यूमिनियम नहीं बना पाता है, ठीक है। पोटेशियम भी देखो ज्यादा रिएक्टिव, पोटेशियम भी अगर रिएक्शन करेगा तो पानी, देखो हमने यहाँ पानी लिया है, इसमें सोडियम डाले या पोटेशियम डाले, यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो पानी के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा, Na2O या तो K2, हाँ। और ये फर्दर पानी में, देखो पानी में ही है, पानी में डाला हुआ है इसको, पानी में और पानी से रिएक्ट करेगा फर्दर, और ये क्या बना लेगा, तो यही पानी से रिएक्ट करके बना लेगा, सॉरी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये हम आगे देखेंगे, अभी इसके अगले टॉपिक में हम ये देखेंगे, रिएक्टिविटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रिएक्शंस की ना, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो मेटल्स on reacting with water gives, क्या देते हैं, मेटल और नॉन मेटल, सॉरी मेटल और वाटर क्या देते हैं, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अगेन आपको बता चुका हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट कैसे करते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में बताया था आपको कि कैसे डिटेक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस को। जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है यहाँ पे Na2 प्लस H2, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, बाय इसको हम लेके जाएंगे फ्लेम के पास, यानी इसको हम पास करेंगे फ्लेम से, आग से, है ना, आग से हम इसको पास करेंगे तो क्या करेगा, पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करेगा, याद होगा लास्ट में, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, एक थोड़ा स्पेस बन जाएगा। अगर हम मैग्नीशियम को वाला देखिए, मुझे मैग्नीशियम है, इसको अगर हम रिएक्ट करें पानी से क्या होगा, अगेन नहीं, देखो यहाँ पे Mg है और O है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, बनाएगा MgO प्लस H2 ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस करना आपको आना चाहिए, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो हम करेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 कट जाएंगे, 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा Mg, ठीक है। अगर सेम नंबर होता है, सेम रेशियो होता है तो हम काट सकते हैं इसको, सेम रेशियो रहेगा, काट सकते हैं, ठीक है। यार बात आई रिएक्टिविटी की, अगर हम बात करें सॉरी रिएक्टिविटी सीरीज की या तो रिएक्टिविटी इंडेक्स की, है ना, तो इसमें लिखते हैं नॉट ऑल द मेटल्स, नॉट ऑल द मेटल्स आर इक्वली रिएक्टिव, सारे मेटल्स रिएक्टिव नहीं होते, सोडियम या पोटेशियम
being highly reactive while gold is almost non reactive। ठीक है, गोल्ड कम रिएक्टिव, देखो समझते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे क्या है कि सारे मेटल जो होते हैं वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होते, कोई कम रिएक्टिव होता है, कोई ज्यादा रिएक्टिव रहता है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? ये रिएक्टिविटी सीरीज से। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम। अब देखो इसको याद रखने के लिए आप कुछ एब्रिविएशन या कुछ सेंटेंस फॉर्म में बना सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बनाते हैं। ठीक है, ये अपना बना सकते हैं कुछ भी, तो आप देख लो नेट पे आपको मिल जाएगा बहुत सारा, चाहे तो उसको याद करके बना सकते हो, है ना। सो बहरहाल not all the metals are equally reactive, potassium being highly reactive while gold is almost non reactive। पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है और गोल्ड कम रिएक्टिव होता है, ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव। देखो यहाँ पे है ना, ये लिखा है ना एयू गोल्ड, और यहाँ पे पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर हम देखें इसकी अगर बेसिक्स में जाएं तो यहाँ पे देखो पोटेशियम होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। पोटेशियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हमें बात करें एल्युमिनियम की तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे क्लोरीन आ गया। क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, चाहे तो क्लोरीन आ जाए चाहे तो ऑक्सीजन आ जाए। ठीक है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब क्या करेगा? इन सबसे 1 इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो पोटेशियम और सोडियम के केस में क्या होता है कि इनके पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इनको इलेक्ट्रॉन देना होगा तो इनको कम इलेक्ट्रॉन देना होगा, तो इनके पास एनर्जी कितनी लगेगी? 1 जूल, है ना, 1 जूल की एनर्जी लगेगी। कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें तो इनको भी इलेक्ट्रॉन देना है, मगर इनकी एनर्जी क्या लगेगी? 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 2 जूल एनर्जी लगेगी। और हमने 3 इलेक्ट्रॉन देना है तो इसके लिए 3 जूल एनर्जी लगेगी। पता था ना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। सो पोटेशियम और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये तुरंत निकाल देंगे, मतलब क्योंकि एनर्जी कम लग रही है तो जल्दी निकाल देंगे, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन देखो रिएक्ट करने के क्या होगा, अगर सोडियम और पानी रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन उसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब तक इसका इलेक्ट्रॉन ये देगा नहीं और ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तब तक रिएक्शन होगा ही नहीं, चाहे जितना हो जाए। जैसे अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, जैसे हीलियम है, हीलियम के आखिरी शेल में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कभी देखा आपने हीलियम ऑक्साइड या तो हीलियम नाइट्राइड? ठीक है, कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है? नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हीलियम कभी भी इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है, इसलिए वो रिएक्ट करता ही नहीं है, इसलिए वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। नियॉन की बात करें, नियॉन पहले देखा नियॉन ऑक्साइड या तो नियॉन फ्लोराइड, ऐसा नहीं होता ना, बिकॉज नियॉन या हीलियम ये सब क्या है? ये सब ऐसे एलिमेंट है, इनर्ट है, यानी इनको और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ना ये अपना इलेक्ट्रॉन देंगे ना ये लेंगे, और जब लेंगे नहीं तभी रिएक्शन करेंगे नहीं, तो इनके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता। वहीं पे ये देखो यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम क्या है? ये 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इनका रिएक्शन होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन देंगे जल्दी रिएक्ट करेंगे तो ज्यादा रिएक्टिव है। कैल्शियम मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये कम रिएक्टिव है। एल्युमिनियम के पास 3 है तो ये और कम है, तो और कम देगा और कम देगा, इसलिए और ज्यादा कम रिएक्टिव है। तो वैसे देखो यहाँ पे पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, इन दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा रिएक्टिव है। कैल्शियम मैग्नीशियम थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन है तो कम रिएक्टिव है। एल्युमिनियम के पास और कम इलेक्ट्रॉन है तो और कम रिएक्टिव है। और ये 2 डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसको हम आगे देखेंगे, या भाई आप काम करेंगे। ये सारे के सारे जो है जिंक, आयरन, लेड, कॉपर वगैरह ये जितने भी एलिमेंट्स है ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट, क्लास 11 और 12 में आप सीखेंगे इसके बारे में। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा इंटरेस्ट नहीं है इस पर, तो अभी हम देख सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो डिफरेंटली रिएक्टिव होते हैं, जिनके पास कम वैलेंसी होती है वो कम रिएक्टिव होते हैं, ये ज्यादा वैलेंसी होती है ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब देखो यहाँ बात हो रही है सोडियम और पानी की, सोडियम और पानी की। तो सोडियम हम वाटर के साथ रिएक्शन बता रहे हैं, ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम वगैरह का वाटर के साथ रिएक्शन बता रहे हैं। सोडियम और मैग्नीशियम बहुत 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 ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनको ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, यानी अपने बर्फ का पानी। अब देखो रिएक्टिविटी क्या होती है, जितना ज्यादा गर्म होगा पानी उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, जितना ज्यादा ठंडा पानी होगा उतना ही कम रिएक्टिव होगी। अब सोचिए इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ठंडे पानी से रिएक्ट कर लेते हैं। अब गर्म पानी से रिएक्ट करने का मतलब समझ में आता है, जैसे आप मान लो जनरली देखे होगे, अगर रिएक्टिविटी की बात कर रहे हो, चीनी को पानी में घोलना है, नमक को पानी में घोलना है, तो गर्म पानी में नमक जल्दी घुल जाएगा कि ठंडे पानी में घुल जाएगा? ये चीनी गर्म पानी में जल्दी घुल जाएगी या ठंडे पानी में जल्दी घुल जाएगी? सबको पता है गर्म पानी में, क्योंकि गर्म पानी ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। ये मगर यहाँ पे क्या है, इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि ठंडे पानी से रिएक्शन कर लेते हैं, यानी चिल्ड कोल्ड वाटर, बर्फ के पानी से भी ये रिएक्ट कर लेंगे और बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। इतना तेजी से रिएक्शन करते हैं कि जब ये पानी से रिएक्ट करते हैं, है ना, बेस बनाने के लिए, तो ये क्या करते हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करते हैं, इतना हीट रिलीज करते हैं कि ये फट जाते हैं, एक्सप्लोजन, जैसे बम नहीं फटता वैसे फट जाते हैं।
लेकिन सोडियम को अगर आपने देखा नहीं तो जाके आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोज हैं जिसमें आप देख सकते हैं सोडियम को पानी में डालेंगे आप तो आग लगते हुए दिखाता है। आप लिख सकते हैं सोडियम, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, तो उसमें दिखा देगा। सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्शन करते हैं स्ट्रॉन्ग, जब उसको पानी में डालते हैं तो आग लगा देती है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। इतना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, क्योंकि देखो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ये दोनों जब पानी से रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम ये भी रिएक्ट करते हैं मगर पानी नहीं लगाते हैं, इनके अंदर बस हल्का सा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना, ये धुआं टाइप का रिलीज करते हैं, इनसे आग नहीं लगती। ठीक है, ये भी रिएक्ट कर लेते हैं वाटर के साथ। ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं नॉर्मल वाटर के साथ। ठीक है, नॉर्मल वाटर यानी जो नॉर्मल वाटर है उसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बात करें एल्यूमिनियम जिंक और आयरन की। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जिंक आयरन ये हॉट स्टीम के साथ रिएक्शन, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। हॉट वाटर यानी गर्म पानी है या तो गर्म स्टीम है तो उससे ये रिएक्ट करेंगे। ठीक है, आयरन यानी कम रिएक्टिव है, इसलिए जब इसको हम रखते हैं ठीक है तो ये कम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगर बात करें लेड कॉपर और मरकरी की तो ये बहुत बहुत कम रिएक्ट होते हैं, बहुत कम, यानी इनको बहुत हायर टेम्परेचर, बहुत हायर टेम्परेचर पे स्टीम चाहिए होगा रिएक्ट करने के लिए। स्टीम मतलब ये पानी से रिएक्ट करेंगे ही नहीं, भाप से, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भाप इनको मारेंगे तब करेंगे। अब बात करें सिल्वर और गोल्ड की तो ये लगभग नॉन रिएक्ट करते हैं, पानी से रिएक्ट करते ही नहीं, पानी के साथ इनका कोई रिएक्शन होती नहीं है। बहुत लंबा टाइम अगर आप रखेंगे 2000-3000 करोड़ साल के लिए तो शायद रिएक्ट कर जाएं, बट अदरवाइज ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, पानी के साथ अगर हम भी देखो हम रिएक्शन पढ़े शॉर्ट टर्म के लिए हम पढ़ते हैं, हमको हज़ारों करोड़ साल के बाद का नहीं देखना है कि हमको रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं स्टडी करते हैं वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए करते हैं कि जो जल्दी में हो जाए रिएक्शन, उसमें टाइम कम लगे, कूलिंग पीरियड कम हो, तो वहाँ के लिए हम पढ़ते हैं। ये रिएक्शन ऐसे, तो ये रिएक्शन ऑफ मेटल वाटर, मेटल को जब पानी से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अगर वो सोडियम या पोटेशियम को अगर हम रिएक्ट करेंगे पानी के साथ तो वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेते हैं और बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करते हैं। बात करें मैग्नीशियम या तो कैल्शियम को रिएक्ट कराते हैं तो नॉर्मल पानी से रिएक्ट कर लेते हैं, यानी ना ठंडा ना गर्म, मतलब गर्म पानी तो कर ही लेंगे मगर वो हल्का फुल्का नॉर्मल पानी से भी रिएक्ट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा चिल्ड पानी से वो रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, और क्या करते हैं, अगेन मेटल ऑक्साइड और वाटर देते हैं। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम जिंक और आयरन की तो ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं हॉट वाटर से। अगर हम बात करें लेड कॉपर और मरकरी की तो ये हायर टेम्परेचर यानी स्टीम से रिएक्ट करती है, यानी ऑलमोस्ट बहुत बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, और ये दोनों तो नॉन रिएक्टिव ही होते हैं ऑलमोस्ट, ये पानी से रिएक्ट करते ही नहीं। ठीक है, तो ये है आपका रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो इस ऑर्डर में रहती है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे कम सोडियम, फिर कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक करते हैं, लास्ट में सबसे कम रिएक्टिव होता है आपका गोल्ड। ठीक है, इसके बाद जो अगला रिएक्शन है बी पार्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल सॉल्ट। दूसरे मेटल के सॉल्ट से कैसे रिएक्शन करते हैं कोई मेटल। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास है एल्युमिनियम, यहाँ पे ZnSO4, तो ये सॉल्ट है, इसका जिंक सल्फेट का, यानी जिंक का सॉल्ट है ZnSO4, यहाँ पे एल्युमिनियम, ये मेटल सॉल्ट है ना, ये मेटल लेट्स से मेटल बी का सॉल्ट है और ये मेटल ए है। जब मेटल ए को मेटल बी से रिएक्शन कराएंगे तो इस पर डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, ठीक है, अभी हम यहीं तक लिखिए, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और आयरन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम है और जिंक है, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जिंक को हटा देगा और क्या बनाएगा AlSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट ना, Al2, सॉरी देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, SO4 की कितनी होती है 2 होती है, तो यहाँ पे क्या होता है Al2SO4 3, तो Al2SO4, यहाँ से जिंक निकल जाएगा, बैलेंस करना चाहो कर सकते हो, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम सल्फेट 3 हो गए, जिंक कितना हो जाएगा 3Zn। ठीक है, जो यहाँ पे हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा रिएक्शन। अगर हम बात करें कोई ऐसी रिएक्शन की जिसमें क्या है कि अगर हम यूज कर दूसरी रिएक्शन देखो, जैसे मान लो हमारे पास आयरन तो हम रिएक्ट करा रहे हैं Al2SO4 ठीक है सर, तो यहाँ क्या मिलेगा, आयरन अभी रिप्लेस कर देगा, नहीं करेगा। आयरन जो है ये कम रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन कम रिएक्टिव है। जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट को से रिएक्शन करने की कोशिश करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन। तो रिएक्शन उन्हीं एलिमेंट मेटल्स के बीच में होगी जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव है और वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करना चाहते हैं। यहाँ क्या होता है,
ऑन रिएक्टिंग, यहाँ पे कौन करते हैं, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट विथ लेस reactive metal salts. The reaction is carried out as displacement reaction. Where more reactive element displaces less reactive element. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे ऑन रिएक्टिंग मोर रिएक्टिव एलिमेंट विथ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, द क्या होगा, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द सॉल्ट। आप देखो एल्यूमिनियम है और इसने क्या किया, लेस रिएक्टिव एलिमेंट जिंक को हटा दिया, है ना, उससे उसी की खुद से सॉल्ट से, तो Zn यहाँ से हट गया, यहाँ पे क्या बन गया Al2SO4 और जिंक अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट, द रिएक्शन इज कैरिड आउट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, वेयर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम द सॉल्ट, फ्रॉम द सॉल्ट, सॉल्ट से अलग कर, ठीक है, वो उसी जगह ले रहे हैं। तो ये था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल। ठीक है, अगर हम देखें रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, एक से, चलो अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। ठीक है, तो सी पार्ट रिएक्शन ऑफ, चलो या तो हम पहले पढ़ लेते हैं मेटल्स विद ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्साइड, पहले ऑक्साइड देख लेते कैसे देखते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्सीजन देखिए पहले भी, मेटल ऑक्सीजन क्या देगा, अब यहाँ पे O2 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में O2 में रहती है, तो बनेगा देखो Na और O, N, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, सोडियम की 1, बनेगा Na2 O। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितने सोडियम हो जाएंगे, 4 सोडियम, ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो, 2 Na2। ठीक है, ऐसे ज़्यादा सही रहता है, 4 सोडियम। ठीक है, 4Na प्लस O2 इज इक्वल टू 2Na2O। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन होती है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम प्लस O2 क्या देगा, एल्यूमिनियम वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2, तो बन जाएगा Al2O3, तो Al2O3 यानी O3 है। ठीक है, N2 एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्सीजन 3 है ना, तो आप 3 लगाया, 3 टू 6, ये हो जाएगा 6, 2 लगाया तो जाएगा 4Al। ये बैलेंस करना तो आते ही है ना। अगर मैग्नीशियम में कराएं तो क्या देगा, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम या तो कैल्शियम का जब हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा MgO, बिकॉज इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी भी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 कट जाएगा, एक ही हो जाएगा, तो 2MgO, यहाँ पे भी वही होगा 2Ca। ठीक है, तो वैलेंसी सेम है तो इसकी रिएक्शन बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये है हमारी रिएक्शन। तो अगर आप लिखना चाहें कि मेटल ऑन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे देखो एक चीज़ नोट करने वाली है, ध्यान देने वाली है कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम उसको बोलते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है, एल्युमिनियम है ना, ये क्या हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब ऐसा ऑक्साइड जो एसिड बेसिस दोनों के साथ रिएक्शन कर ले, ऐसा ऑक्साइड होता है जो एसिड या बेसिस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है। जैसे आप एक रिएक्शन आके लिख लेते हैं, देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम देखें, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं जो एसिड से भी कर लेते हैं और बेसिस से भी कर लेते हैं। जैसे एसिड से हम देखें, एम्फोटेरिक ऑक्साइड यहाँ पर है, यहाँ पे Al2O3 है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड इसको हम रिएक्ट करते हैं एसिड से ना, जैसे मान लो HCl एसिड है, क्या देगा, ये बनाता है
AlCl3, एल्युमिनियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, देखो यहाँ पे एल्युमिनियम पॉजिटिव होगा क्लोरीन नेगेटिव होगा, क्या बनेगा AlCl3, क्लोरीन 3 हो गए, यहाँ 3 डाल दिया, एक से यहाँ एल्युमिनियम 2 है, 2 एल्युमिनियम डाला, यहाँ क्लोरीन 6 हो गए, 6 HCl डाल दिया, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, तो ये बना लेगा H2O। अब हाइड्रोजन 6 है तो आगे जाएगा 3, 3 2 6 और ऑक्सीजन 3 बैलेंस हो गया। देखो एल्युमिनियम किससे रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ, और क्या है एल्युमिनियम पॉजिटिव है क्लोरीन नेगेटिव, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और वाटर बना लेंगे। ठीक है, देखो ऐसे रिएक्ट किया और क्या बना है सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। यहाँ बेसिस से रिएक्शन करेंगे, अगर हम बेसिस में अगर हम लें Al2O3, एक बेस का नाम NaOH, तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखो अगेन एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो उसको 2 वैलेंसी मिल जाएगी ऑक्सीजन से, एक वैलेंसी मिल जाएगी सोडियम से, तो बनाएगा AlNa। तो यहाँ पे अगर हम देखें बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका अगर देखो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसे अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जब एल्युमिनियम में ऑक्सीजन है, सोडियम में हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो यहाँ पे Al2NO2 समझते देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से, एल्युमिनियम में इसकी वैलेंसी 3 होती है ना, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो यहाँ 3 वैलेंसी कैसे पूरी होगी, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन से होगी। या अगर हम बात करें ऑक्सीजन और सोडियम, देखो यहाँ पे एल्युमिनियम सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा क्योंकि प्लस एल्युमिनियम प्लस है, सोडियम भी प्लस है, प्लस प्लस कभी एक साथ रिएक्शन करेंगे नहीं, ठीक है, कुछ केसेस में होता है एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम जनरली बात करें, आपके जो सिलेबस है, आपका जो क्लास 10 तक है, उसमें इतना डीप में रिएक्शन देता नहीं है, तो एल्युमिनियम और सोडियम है, ठीक है, रिएक्ट करेंगे नहीं, तो यहाँ पे सोडियम के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं हो जाके ऑक्सीजन के साथ कर लेगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, एक इधर बना लेगा एक इधर बना लेगा, है ना। अब क्या है, इसकी वैलेंसी तो पूरी हुई नहीं है एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम को कितनी चाहिए, 3 बॉन्ड बनाने, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, यहाँ पे तो एक ही बनी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, देखो अभी इस ऑक्सीजन की भी डबल बॉन्ड से वैलेंसी पूरी होगी, इस ऑक्सीजन की भी डबल बॉन्ड से वैलेंसी पूरी होगी, एल्युमिनियम की भी 3 होगी और सोडियम की भी 1 होगी, तो क्या बन रहा है AlNaAlO2, ये बन गया NaAlO2, ठीक है। बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 प्लस, अब यहाँ क्या बचा, सोडियम यूज हो गया, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम यूज हो गया, बचा क्या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, एल्युमिनियम 2 सोडियम 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2 3 6, तो ये H2, ठीक है H2। देखो यहाँ पे एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम बैलेंस, सोडियम 2 सोडियम बैलेंस, ऑक्सीजन 4, तो 2 और 2 4, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो यहाँ चला गया 5, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस, ठीक है 2, ठीक है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एसिड के साथ और बेसिक के साथ दोनों के रिएक्शन करके क्या दे रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये ऐसा ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड व्हिच on reacting with acid and bases produces salt and water, यानी they can react with acid as well as bases, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब फिर आती है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अब अगर आपको याद होगा ये रिएक्शन मैंने पढ़ा था पहले भी सेकंड चैप्टर में एसिड बेसिस में, हमने कहा था रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, यहाँ देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, सेम रिएक्शन है, मेटेरियल लिया सोडियम, इसको हम रिएक्ट करा रहे कोई भी एसिड H2SO4, तो क्या देगा देखो सोडियम की वैलेंसी 2 होती है तो ये होगा सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, SO4 की 2 होती है, तो यहाँ पे लगेगा Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी यहाँ से, ठीक। अगर हम बात करें कैल्शियम की और HNO3 की, तो यहाँ से एक H देगा, ये आ जाएगा Ca, बैलेंस करना आता है कैल्शियम की और NO3 की, NO3 की वैलेंसी कितनी होती है, NO3 की वैलेंसी 1, तो एक हाइड्रोजन चला गया, कैल्शियम की 2, तो बन जाएगा CaNO3। वैसे ये रिएक्शन होती नहीं, पढ़ने का मतलब नहीं, तो कैल्शियम और नाइट्रेट रिएक्शन करते हैं, कोई दूसरा एसिड लेते हैं, जैसे HCl ले लेते हैं, ठीक है। वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, रेट में जानी तो होती है, क्लास 11-12 में पढ़ना तो समझ जाएगा, अभी तक डिटेल में जाएंगे नहीं। CaCl, यहाँ पे कैल्शियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव बनेगा CaCl, है ना। यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 2, सॉरी कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो ये हो जाएगा CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस करोगे तो ये CaCl हो जाएगा, ठीक है।
तो यही फर्दर रिएक्शन होती है, मतलब मेटल्स जब भी रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ तो क्या बनाते हैं Na2 मतलब मेटल सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन, ये बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जब भी हम रिएक्ट करते हैं मेटल्स ऑन reacting with dilute acid gives salt and hydrogen गैस। ठीक है, अब यहाँ पे बात अगर हम करें कॉपर की H2SO4 के साथ या कॉपर की H3 के साथ तो थोड़ा इजी लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी नो रिएक्शन। ऐसा क्यों? अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी, ठीक है, ये थी रिएक्टिविटी। इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन होती है लेड के बाद और कॉपर से पहले। अब देखो यहाँ पे कॉपर को रिप्लेस करना हाइड्रोजन को, कॉपर को रिप्लेस करना हाइड्रोजन को, मगर हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेंगे तो कॉपर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सॉरी हाइड्रोजन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि जब ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस करता है ना कि होता है। ठीक है, अगर यहीं पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम, या अगर हम बात करें सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। यही रिएक्शन अगर हम सोडियम से कराते हैं Na+HCl तो क्या बनता है NaCl प्लस H। ठीक है, बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो, बहरहाल अगर लेके यहाँ पे H2 ले लूँ, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2H हो जाएगा, 2N हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिएक्शन कैसे हो रही है, प्रोसीड विद सॉल्ट एंड वाटर। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करने का तरीका बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, तो इसके बाद अगली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं किसी से। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल कैसे किसी से रिएक्ट करते हैं। तो मेटल्स से है ना, जैसे मान लो सोडियम है, इसमें रिएक्ट किया है क्लोरीन से, क्या बनाएगा NaCl, है ना। जैसे हम रिएक्ट करा रहे हैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से, क्या देगा MgO। ठीक है, अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्युमिनियम का विथ क्लोरीन तो क्या बनाएगा AlCl3। AlCl3, ठीक है, बन गया AlCl3। तो ऐसी रिएक्शन होता है, जब रिएक्शन होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की तो क्या मिलता है, सॉल्ट, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट। सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल गिव आयोनिक सॉल्ट। आयोनिक सॉल्ट क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन जब होगी तो ये बनेगा Na+, अगर आप देखेंगे तो बनेगा Na+ और Cl-, है ना। ये Na+ और Cl- क्या है, आयन्स है ना, इनके पास चार्जेस है ना, तो इसलिए हमको बोलते हैं आयनिक सॉल्ट। ठीक है, क्या लिखते हैं, लिखते हैं Na+Cl देता है NaCl पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, ये आयनिक सॉल्ट है। अब यही हमको लेके आती है इसकी प्रॉपर्टीज पे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉल्ट। ये मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे सॉल्ट बनेगा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉल्ट, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट का, फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो एट रूम टेम्परेचर, हम रूम टेम्परेचर बात करें तो आपने देखा है आयनिक सॉल्ट क्या होता है, नमक। कौन सा नमक है ये, देश का नमक, मतलब जो घर में रहता है वो नमक है ना। तो घर में रहने वाला नमक कैसा होता है, अगर आप किचन में जाते हो नमक का डिब्बा खोलते हो तो कैसा होता है, लिक्विड गैस सॉलिड होता है। सो एट रूम टेम्परेचर द आयनिक सॉल्ट्स आर सॉलिड। सॉल्ट कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। दूसरा कंडक्टिविटी कैसी कंडक्टिविटी होती है, तो देखो अगर हम नमक को लेंगे और उस पर से दो तार कनेक्ट करेंगे और बिजली पास करेंगे तो उससे बिजली पास नहीं होगी। बिजली कब पास होगी, जब हम उसको या तो पिघला देंगे या तो उसको पानी मिला के डिजोल्व कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वो सॉल्ट सोल्यूशन। जब भी सॉल्ट सोल्यूशन बनता है
तो वो बिजली कंडक्ट करता है, मगर सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बिजली कंडक्ट नहीं करता। सो सॉल्ट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन नॉर्मल फॉर्म, बट देयर, मगर उनका मोल्टेन और डाइल्यूट फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम बात करें स्ट्रेंथ की, आयनिक या बॉन्ड स्ट्रेंथ की, इनकी बॉन्ड कैसी बनती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इनके अंदर होती है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब आयन से, आयंस में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होता है। ठीक है, एक इनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से क्या है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो, जहाँ पे भी चार्जेस होता है, हमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, अगर आगे पढ़ेंगे भी और या पढ़ भी लियो, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा है कि जो करंट बनती है वो किसकी वजह से बनती है, चार्जेस की वजह से बनती है ना। तो ये चार्जेस हैं, ठीक है, तो ये चार्जेस। अगर इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ये क्या है, इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनेगी, Na+ है और Cl- है। इनके बीच में कैसे बनती है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक मतलब चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनती है। तो दे फॉर्म बॉन्ड टाइप, अगर हम बात करें बॉन्ड टाइप, स्ट्रेंथ बाद में बात करते हैं। दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ये क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, है ना। इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर इसी यही चीज़ हमको नंबर 4 पे पॉइंट मिलाती है कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनती है, आयनिक बॉन्ड कंपेरेटिवली स्ट्रांग होती है ना। तो क्या करते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब नमक को आप, सिर्फ नमक को, पानी में नहीं, सिर्फ नमक को लेकर अगर उसको पिघलाने की कोशिश करो, तवे पे रखिए, किसी भी चीज़ पे रखिए, तो वो पिघलेगा नहीं, बहुत टाइम लगेगा उसको पिघलने में, या तो बॉयल होने में बहुत टाइम लगेगा। उसके पास ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। पांचवा, सॉल्युबिलिटी, यानी ये सॉल्युबल होते हैं कि नहीं होते पानी में, सॉल्युबिलिटी। तो दे आर, नमक को पानी में ना घुलता कि नहीं घुलता, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुल सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्ट कैसे बनते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनते हैं। उन सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या है ये, ठीक है, बुक में दिया है, इंपॉर्टेंट है, आता भी एग्जाम में, नोट करना चाहिए, कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम लोग का मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है उसका रिएक्शन प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, उसके जो सॉल्ट बनते हैं, उसका नेचर, रिएक्टिविटी कैसी होती है, सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का मेटल्स और नॉन मेटल्स खत्म हो गया। इसके बाद जो आगे फर्दर हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम निकालते कैसे हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है, ओर्स क्या होती है ना, सैल्मोनियम की ओर है, बॉक्साइट की वगैरह वगैरह, तो ये ओर्स होती है। ये ओर्स से हम कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको रिफाइन कैसे करते हैं, है ना। उसके बाद कोरोजन क्या होता है, वरना जो मेटल्स की रिएक्शन होती है उसमें जो ऑक्सीजन रिएक्शन होती है तो उसके बीच में जंग लग जाता है ना आयरन के परलों पर, तो वो सब क्या होता है वो सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, पार्ट 2 में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।